हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट व्यू यूनाइटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में जो अध्याय 17 था उसका पहला पार्ट कल हो गया था। आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। कल जो है हमने तारों के बारे में डिस्कस किया था, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए ये दो पार्ट में बनाया गया है। पहला तो ख़त्म हो चुका है। अब इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सौर परिवार। तो इस वीडियो में सौर परिवार पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर परिवार सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा सौर परिवार। तो मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं उन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सौर परिवार, सोलर सिस्टम बोलते हैं। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह हैं, धूमकेतु होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और उल्काएं होती हैं। तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं, सौर परिवार का निर्माण करते हैं। और ये सभी किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच क्या होता है, एक प्रकार का बल लगता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उसी के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और इसी वजह से ये सूर्य की परिक्रमा भी करते रहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाला एक ग्रह पृथ्वी भी है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या है, एक होता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो बुध को मैर्कुरी, यूरेनस शुक्र, मैर्कुरी, यूरेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही क्रम होता है। क्रम आप याद रखिए। देखिए ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, सौर परिवार। अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें सूर्य बीच में है बिल्कुल, फिर उसके सबसे नज़दीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो इस तरह जो है सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता नहीं है, वो केवल अपने ही कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे आप बृहस्पति ग्रह को आप देखिए तो ये अपने ही कक्षा में परिक्रमा करेगा। इसी तरह शनि है, ये भी अपनी कक्षा में परिक्रमा करेगा। तो सभी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। पहले क्या था कि सौर परिवार में 9 ग्रह माना जाता था, लेकिन उसकी परिभाषा क्या होती है ग्रह की, कि वो केवल अपनी कक्षा में ही परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जो 9वां ग्रह था, इसको आपको पता होगा कि प्लूटो भी एक ग्रह था जो 9वां ग्रह माना जाता था पहले, 2006 के पहले। तो ये क्या करता था कि ग्रहों, इसके जो अन्य ग्रह हैं, 8 अन्य जो ग्रह हैं, उनकी कक्षाओं को काटता हुआ ये परिक्रमा करता था। इसी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से जो है हटा दिया गया है। सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। तो सबसे दूरतम ग्रह था ये, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह था प्लूटो। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। तो जो नई परिभाषा थी वो यही थी कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हुए केवल अपनी कक्षा में ही परिक्रमा करते रहते हैं। वो किसी दूसरे परिक्रमण कक्ष को
मतलब दूसरे ग्रह के परिक्रमा कक्ष को काटते हुए परिक्रमा नहीं करते हैं ग्रह। लेकिन प्लूटो ऐसा नहीं था, वो दूसरे ग्रह के परिक्रमण कक्ष को काटता हुआ परिक्रमा करता था, जिसकी वजह से उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब आते हैं सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य हमसे निकटतम तारा है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था इसका पहले लेक्चर में कि सूर्य जो है हमारा सबसे निकटतम तारा है, और दूसरा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारा सूर्य ही है। तो पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही माना जाता है। अब आते हैं ग्रह। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिसकी वजह से वो दिखलाई देते हैं हमें। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस तरह उनकी स्थिति बदलती रहती है। लेकिन तारों को आप देखेंगे तो उनकी स्थिति स्थिर रहती है, स्थिर प्रतीत होती है, लेकिन वो भी गति करते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और इसके जो निकटतम ग्रह है वो है बुध। तो ये बुध अपनी कक्षा में ही परिक्रमा करेगा, इसी कक्षा में परिक्रमा करेगा। इसके अलावा वो किसी दूसरे कक्षा में परिक्रमा नहीं कर सकता। तो यही है कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो यही ये कक्षा है। तो इसी तरह बुध शुक्र भी होगा, उसकी एक अलग कक्षा होगी। तो हर ग्रह की एक अलग कक्षा होती है, उसी में वो परिक्रमा। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा जो समय होता है उस ग्रह का क्या कहलाता है? परिक्रमण काल। तो सभी ग्रह की अपनी कक्षाएं होती हैं, उस कक्षा में वो क्या करता है? परिक्रमा करता है। और परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करता है, और उसमें एक परिक्रमा पूरा करने में जो उसे समय लगता है उस ग्रह को, उसे क्या कहते हैं? उसका परिक्रमण काल कहते हैं। तो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जो समय लगता है उसे हम उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है तो इनका जो परिक्रमण काल है ये बढ़ता जाता है। मतलब जो समय है एक चक्कर लगाने, एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, वो ग्रह की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनका परिक्रमण काल जो है वो भी उसमें वृद्धि होती जाती है। अब यहाँ पर लिखा है कि हम जानना चाहते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती? तो टक्कर इसी वजह से नहीं होती क्योंकि वो केवल अपने ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो दूसरे की कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, इसी वजह से उनमें टक्कर नहीं होता। तो इस क्रियाकलाप में यही दिखाया गया है, क्रियाकलाप किया गया है कि जैसे आप पृथ्वी पर, मतलब जमीन, धरती पर आप ऐसे ही खींच सकते हैं कई सारे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया फिगर में। फिर आप हर कक्षा में एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और उससे कहिए कि वो धीरे धीरे चक्कर लगाएं। तो आप देखेंगे कि जो कक्षा बनाया गया था और वो अपने ही कक्षा में परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई टकराव नहीं हुआ। तो यही वजह है कि कोई ग्रह जो है टकराता नहीं है, क्योंकि वो अपनी अपनी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में गमन करते हैं, इसी वजह से टक्कर नहीं होता उनमें। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्ठू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं।
तो आपने देखा कि ग्रह जो है ये है हमारा सूर्य, ठीक है, और जो ग्रह है वो इसकी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के साथ साथ ये ग्रह भी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करते रहते हैं। इनका घूर्णन भी होता है और साथ साथ ये परिक्रमा भी करते हैं सूर्य का। जैसे ये ग्रह है, तो ये ग्रह मान लीजिए इसका ये अक्ष है, घूर्णन अक्ष। ये इस घूर्णन अक्ष के पहता चारों ओर परिक्रमा करता है, चारों ओर परिक्रमा करता है। उसके साथ साथ परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इस तरह ये घूर्णन गति भी होती है और परिक्रमा भी करते हैं सूर्य का। जैसे हम एक जगह पर खड़े होके अगर हम घूमते हैं तो उसको क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन हम किसी चीज के परितः अगर हम घूमेंगे तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा करना कहते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, उसका घूर्णन काल कहते हैं। तो घूर्णन काल और परिक्रमण काल आप समझ गए होंगे। इसी को परिभ्रमण काल भी कहते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण में दोनों में अंतर है। परिक्रमा परिक्रमण काल हो गया और घूर्णन परिभ्रमण, मतलब घूर्णन जो होता है वो परिभ्रमण कहलाता है। जैसे यहाँ पर लट्टू आप देख रहे हैं, तो लट्टू एक ही अपने अक्ष के परितः ऐसे से घूमती रहती है, तो ये घूर्णन गति होती है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह होते हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं, और उस उपग्रह को चंद्रमा भी कहते हैं। उपग्रह को चंद्रमा नाम भी कहते हैं, और चंद्रमा भी एक उपग्रह है, और वो है पृथ्वी का उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, इसलिए उपग्रह को चंद्रमा नाम दे दिया गया है। चंद्रमा से इसको इंगित करते हैं, और वास्तव में चंद्रमा एक उपग्रह है भी, वो किसका है, पृथ्वी का है। तो कहीं कहीं ये भी दिया रहता है कि इस ग्रह पे कितने चंद्रमा हैं, तो उसका कहने का मतलब यही होता है कि उस ग्रह पर कितने उपग्रह हैं। तो कहीं भी अगर उपग्रह दिया रहे या चंद्रमा दिया रहे तो उसका मतलब एक ही होता है कि चंद्रमा का मतलब उपग्रह पूछ रहा है कि इस ग्रह पर कितने उपग्रह हैं या कितने चंद्रमा हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, करने वाले अन्य पिंड को पहले खगोलीय पिंड का क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो क्या इस कारण से पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है? तो हाँ, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये शायद नहीं पढ़े होंगे आप लोग कि पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह भी कहा जाता है, यद्यपि सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि सूर्य का ग्रह है। पृथ्वी क्या है, सूर्य का ग्रह है। तो ये भी सही है और ये भी सही है कि पृथ्वी जो है सूर्य का उपग्रह है। तो सूर्य क्या है, एक खगोलीय पिंड है। तो इस खगोलीय पिंड का परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करता है। तो पृथ्वी को इसीलिए जो हमारा पहला पिंड है वो है सूर्य, और सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करता है। तो इसलिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सूर्य एक प्रकार का ग्रह है, तो जितने भी 8 ग्रह हैं उसमें पृथ्वी भी शामिल है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है सामान्यतः कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का ग्रह है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। अभी हमने बताया था कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह। तो मानव के द्वारा निर्मित जो उपग्रह हैं और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। वो
मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं। प्राचीन भारत में खगोलिकी लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में भी प्राचीन भारत के खगोलिकी का उल्लेख है, लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में। तो खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात खगोलज्ञों में से एक है हमारे आर्यभट्ट। खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लेखित है। तो खगोलिकी से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो आर्यभट्ट ने अपने किस पुस्तक में दी है? आर्यभट्टिया नामक रचना में दी है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 सी में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पृथ्वी क्या है? अचल है, मतलब स्थिर है। पृथ्वी अचल है। इसकी मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये भी इन्होंने बताया था आर्यभट्ट ने। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान जो था 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के लगभग ये निकट है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल था वो उसी के निकट है, ये जो अभी वर्तमान में आप जानते हैं उसी के निकट है ये। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ता है? चंद्रमा पर या ग्रहों पर पड़ता है, और वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, और वो परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, जिससे हम उस ग्रह को या चंद्रमा को देख पाते हैं और वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहण की भी कल्पना की थी, व्याख्या भी की थी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। तो आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। तो इतना इन्होंने आर्यभट्ट ने अपने पुस्तिका आर्यभट्टिया में बताया था, और लगभग वर्तमान में जो ये खोजे गए परिणाम हैं वो उससे काफी निकट थे, जो उन्होंने पहले ही बताए थे। अब आते हैं ग्रहों के पास। तो पहला हमारा ग्रह है बुध। बुध क्या है? या मरकरी। बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है हमारा बुध। यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। तो यह सबसे छोटा और निकटतम ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य के चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन होता है। ये काफी नजदीक होता है सूर्य के, इसलिए सूर्य का जो प्रकाश होता है काफी उसमें चकाचौंध होता है, जिसकी वजह से हम उसे देख नहीं पाते हैं। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व, जब सूर्योदय होता है उसके पूर्व या सूर्यास्त के तुरंत बाद इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। तब क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उसमें चकाचौंध कम होता है सूर्यास्त से बाद और सूर्योदय से पहले, तो उस टाइम हम देख सकते हैं इसको क्षितिज पर। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा उपग्रह है इस पर कोई उपग्रह नहीं है। तो एक है बुध और एक होता है शुक्र भी। तो शुक्र ग्रह और बुध शुक्र पर कोई उपग्रह नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला ग्रह है शुक्र। ग्रहों में ग्रहों में शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है, क्योंकि बुध शुक्र फिर पृथ्वी, तो पृथ्वी के निकटतम कौन हुआ? शुक्र हुआ। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र क्या है?
रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। तो पूर्वी आकाश में मतलब पूर्व दिशा में, अगर आकाश में पूर्व दिशा में आप देखेंगे तो सूर्योदय जब होता है तो उससे पूर्व आप देखेंगे तो शुक्र दिखाई देगा। कभी कभी सूर्यास्त मतलब जब सूर्य ढल रहा हो तो उसके तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। तो सूर्यास्त के बाद यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है शुक्र, और सूर्योदय से पूर्व कहाँ, पूर्वी दिशा में या पूर्वी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को प्रभात तारा या भोर तारा या संध्या तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है फिर भी हम बोलते हैं। रात के आकाश में इसे ढूंढने का आप प्रयास कर सकते हैं। शुक्र का अपना कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। अभी हमने बताया कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिन पर कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं होता है, जीरो। तो ये कई बार पूछे जा चुके हैं। इसकी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन। तो सामान्यतः जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन ये जो शुक्र है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसके अलावा एक और ग्रह है, वो है अरुण। क्या है? अरुण। तो अरुण भी एक ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो वैसे दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। इसके अलावा सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, जबकि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी के अलावा बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है। तो ये सभी 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, और शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो ये याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए आप। तो इससे क्या होता है कि सूर्य पर जो सूर्योदय होगा, सूर्यास्त पृथ्वी जो गति करती है वो पश्चिम से पूर्व में गति करती है, और सूर्योदय जो पूर्व में होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। लेकिन जो शुक्र है वो घूर्णन किस तरफ करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब पृथ्वी का उल्टा है। तो इस तरह क्या होगा कि शुक्र पर जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम में होगा, और सूर्यास्त जो होगा वो पूर्व में होगा। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का भी प्रेक्षण कर सकते हैं। तो चंद्रमा की भांति शुक्र में भी कलाएं होती हैं, ऐसे दिखाया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस शुक्र में भी कलाएं होती हैं, अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारा ग्रह है वो है पृथ्वी, अर्थ। तो पृथ्वी के बारे में सभी जानते हैं। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है, और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने और उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन का कोई संकट ना हो। अंतरिक्ष से देखने पर स्थित होने के कारण वह नीली और हरी प्रतीत होती है। तो पृथ्वी को इसी वजह से नीला ग्रह भी कहते हैं और हरा भी ग्रह कहते हैं। नीला किसकी वजह से कहते हैं? जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि अगर अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीला दिखाई देता है और कहीं कहीं हरा भी दिखाई देता है। हरा किस वजह से दिखाई देता है? यहाँ पर वनस्पतियों की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह। तो पृथ्वी को नीला ग्रह और हरा ग्रह दोनों बोलते हैं। पृथ्वी का
घूर्णन इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका घूर्णन अक्ष ये है, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी होती है अपने अक्ष पर, इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। मान लीजिए इसकी कक्षा है ये, ठीक है, और ये है सूर्य। सूर्य की परिक्रमा भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, ये तो घूर्णन अक्ष है, तो अगर इससे हम तुलना करें, ये तल है ना, ये हमारा जो है ये तल माना जाएगा, ये तो कक्षा है जिसमें परिक्रमा करता है पृथ्वी, लेकिन ये तल है। तो इस तल के सापेक्ष अगर हम ये जिसका घूर्णन अक्ष है, अगर इसके बीच हम कोण देखें तो क्या होगा? क्या लंबवत है? क्या 90 डिग्री है? नहीं। तो यही कहा गया है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जो पृथ्वी का झुकाव है, 23.5 डिग्री का जो झुकाव है, यही जो है ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। कि अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा? गर्मी होगा, और इसके विपरीत जो होगा वो वहाँ पर विंटर होगा। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो सबको पता है कि पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है हमारा चंद्रमा। अगला हमारा है ग्रह, वो है मंगल, मार्स बोलते हैं, MARS। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वो है मंगल। पृथ्वी की कक्षा के बाहर मतलब बुध शुक्र पृथ्वी के बाद मंगल आता है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, मलका मतलब हल्का लाल, इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो मंगल पर कितने हैं? दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगलयान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया था। तो ये आप इसको याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO, तो आई से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी को इसरो बोलते हैं। इसने भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया था। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। तो कब पहुंचा था? 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। तो सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया था, मंगल की कक्षा में। तो इसीलिए ये विश्व का पहला देश बन गया था। ये प्रथम प्रयास में ही ऐसा करने वाला देश बन गया था। अब आते हैं, अगला हमारा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। तो बृहस्पति ग्रह के भीतर लगभग 1300 पृथ्वियां रखी जा सकती हैं, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान जो है
वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना लगभग गुना है? 318 गुना। ये सभी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अपने अक्ष पर अत्यधिक गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? वह है बृहस्पति। इसलिए इसका जो परिक्रमण काल है, इसका जो परिभ्रमण काल है वो बहुत कम होता है, सबसे कम समय में घूर्णन पूरा करता है। आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका जो बीचों बीच होता है और इसके आसपास अगर आप ऐसे खींचेंगे 3D में, तो ऐसे ही कुछ आपको दिखाई देगा। जो बीचों बीच से होकर ये तल गुजरता है बीचों बीच से, वो हमारा क्या होता है? विषुवत वृत्त होता है। क्या होता है? विषुवत वृत्त। तो वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उस पृथ्वी का क्या कहते हैं? कक्षीय तल कहते हैं। अब कक्षीय तल क्या है? जैसे ये पृथ्वी है हमारा, ये अपने 23 डिग्री अक्ष पर झुकी होती है और ये परिक्रमा करती है ऐसे ही, तो यही इसका क्या है? कक्षीय तल है। ये कक्षीय तल हो गया इसका। और बीच में क्या होता है? सूर्य होता है। बीच में क्या होता है? सूर्य होता है बीच में। तो इस कक्षा के प्रता जो है परिक्रमा करता है, तो ये तल हो गया उसका, तो यही इसका कक्षीय तल हो गया पृथ्वी का। तो ये दोनों तल एक दूसरे से 23 डिग्री कोण पे झुके होते हैं। अगर ये हम इस पृथ्वी का ये विषुवतीय तल माने, बिल्कुल बीचों बीच, और ये तल है, ये हमारा कक्षीय तल है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कोण इसके बीच बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री का कोण बना हुआ है। आप देखें, ये है हमारा पृथ्वी का कक्षीय तल, जिस पर यह परिक्रमा करता है सूर्य का, और ये है इसका विषुवतीय तल। तो इन दोनों के बीच क्या कोण है? 23.5 डिग्री कोण है। तो इन दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री कोण पर झुके हैं। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। या ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष जो है अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ये हमारा है, सॉरी, ये हमारा है पृथ्वी का अक्ष। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये है 66.5 डिग्री। ये है कक्षीय तल, ये है हमारा कक्षीय तल। तो इससे अगर हम तुलना करेंगे तो ये 66.5 होगा। फिर ऐसे ये हो जाएगा हमारा 23.5। तो 23.5 66.5 मिलकर 90 डिग्री आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह।
बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। लगभग 67 उपग्रह है बृहस्पति पर। इसके चारों ओर धुंधले वलय होते हैं। तो ये जो ग्रह होते हैं बृहस्पति, इसके चारों ओर धुंधले वलय होते हैं। ऐसे ही आपको दिखाई देंगे वलय, ऐसे बने होते हैं बृहस्पति के चारों ओर। यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में, ऐसे ही वलय बना हुआ है इसके चारों ओर। धुंधले होते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एक उपग्रह है शनि, उस पर जो वलय होते हैं वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। इसके चारों ओर जो 4 उपग्रह हैं बड़े, जो इसके चक्कर लगाते हैं, उस यहाँ पर है कि शनि जो होता है वो जल से कम सघन है। तो जल से कम सघन होना होगा तो वो क्या करेगा कि जल में तैरेगा। अगर जिसका घनत्व कम होता है तो वो, जिसका घनत्व जल से कम होता है तो जल में वो तैरेगा। बूझों का एक नटखट विचार है, यदि हम यह कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जलकुंड में है तो वह उसमें क्या होगा, तैरेगा। तो वो बूझों के दिमाग में ऐसा आया। अगला हमारा ग्रह है, वो है परे। पृथ्वी के परे शनि है, दूर है, मतलब पृथ्वी बृहस्पति से। जो रंग में क्या है, पीला सा प्रतीत होता है। तो शनि ग्रह का रंग कैसा होता है, पीला प्रतीत होता है। इस ग्रह की रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। क्योंकि इसका वलय स्पष्ट होता है, इसलिए ये और ग्रहों से अलग होता है दिखने में। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर आप नंगी आंखों से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इसका प्रेक्षण कर सकते हैं। इसमें बड़े दूरदर्शक की आवश्यकता नहीं होती है। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। पहले तो इसके 62 उपग्रह थे, लेकिन अभी हाल ही में 2019 की बात करें तो 20 और उपग्रह की खोज हुई है। तो 20 मिला के कुल 82 उपग्रह हो जाते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह पर पाए जाते हैं। तो पहले तो हमारा उत्तर होता था बृहस्पति, अब हमारा उत्तर क्या होगा, शनि। तो शनि ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 82 उपग्रह। ये आप नोट कर लीजिए। शनि के रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन होता है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, वो है शनि। अब आते हैं यूरेनस तथा नेपच्यून पर। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। यूरेनस और नेपच्यून मतलब अरुण और वरुण जो है वो बाह्यतम ग्रह हैं सौर परिवार के। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। तो यह भी हमने इसके पहले बता दिया था, जब शुक्र हम पढ़ा रहे थे, शुक्र के बारे में बता रहे थे, तब उसी टाइम हम बता दिए थे कि शुक्र और यूरेनस मतलब अरुण, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करते हैं। इनकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। ये काफी झुका होता है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर कैसा प्रतीत होता है, लुढ़कता हुआ, काफी झुका हुआ होता है। इसलिए जब ये कक्षीय गति करता है तो उस समय आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो अपने कक्षीय पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत हो रहा है।
देखिए ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। पृथ्वी तो लगभग ऐसे झुकी है, लेकिन ये ये जो यूरेनस है, अरुण, वो इतना झुका हुआ है। इसी वजह से जब ये घूर्णन करता है, ये अपनी कक्षा में गति करता है, तो ऐसा लगता है कि ये लुढ़क रहा है। एक चीज आता है कि आंतरिक ग्रह क्या है। तो सौर परिवार की प्रथम जो 4 ग्रह हैं, जो 4 निकटतम ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। तो जो अन्य 4 ग्रह हैं, उनकी तुलना में ये 4 ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं, मतलब बहुत कम उपग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम उपग्रह होते हैं। वैसे तो बुध और शुक्र पर कोई उपग्रह नहीं है, जीरो है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिस पर कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, तो वह है बुध और शुक्र। पृथ्वी पर एक उपग्रह है, चंद्रमा। तो मंगल ग्रह पर भी 2 उपग्रह हैं। और फिर आता है बाह्य ग्रह। तो वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मतलब अरुण और वरुण। तो ये आंतरिक ग्रहों की तुलना से कहीं अधिक दूर हैं, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह। तो पहले के जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह में आते हैं, उसके बाद जो 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और इनके चारों ओर वलय निकाय होते हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं उनके चारों ओर वलय होते हैं। बाह्य ग्रहों की अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। तो जो बाह्य ग्रह होते हैं उन पर अधिक उपग्रहों की भी संख्या होती है। जैसे शनि पर सबसे अधिक उपग्रह हैं, 82 हमने अभी बताया था। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। यह सभी सौर परिवार के सदस्य हैं। तो आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी लेते हैं। पहला है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह इंपॉर्टेंट है। मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं होती हैं उनके बीच काफी बड़ा अंतराल होता है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों के द्वारा ही देखा जा सकता है। अगर क्षुद्र ग्रहों को आपको देखना है तो जो बड़े दूरदर्शक होते हैं उन्हीं के द्वारा आप देख सकते हैं इन्हें। ये आप देख रहे हैं बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये है हमारा मंगल, ये हमारा बृहस्पति। इसके बीच में आपको पट्टी दिखाई दे रही है, ये छोटे छोटे छिद्र ग्रह हैं। ये छोटे छोटे छिद्र ग्रह हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। किसके बीच हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच, यही होते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला है धूमकेतु। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो धूमकेतु ऐसे हैं, पिंड हैं जो पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब इस प्रकार की कक्षा होती है, गोलाकार कक्षा नहीं होती है, परवलयाकार होती है। परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है, क्योंकि ये काफी दूरी पर होते हैं। इसी वजह से इनका परिक्रमण काल भी काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। तो धूमकेतु कैसे होते हैं, चमकीले सिरे वाले और लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु जो है सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी जो पूंछ का आकार होता है वो बढ़ता जाता है। और वो किस तरफ होता है, हमेशा सूर्य से दूर होता है इनकी पूंछ। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे, मतलब सूर्य से दूर होती है इनकी पूंछ। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये काफ़ी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये धूमकेतु, इनकी पीठ जो है पीछे की तरफ है, सूर्य से अपोजिट साइड में है, पूंछ पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी ये समीप आते हैं तो इनकी पूंछ बढ़ती जाती है और किस तरफ होती है, सूर्य से दूर होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर, मतलब दिखाई देते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से धूमकेतु हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं।
एक है धूमकेतु हेलिका। हेलिका धूमकेतु एक ऐसे ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देती है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेलिका धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो 1986 में देखा गया था, तो 76 आप इसमें जोड़ लीजिए। तो जोड़ लेंगे कितना आएगा? 6 6 12 का 2 हासिल 1 8 1 9 9 7 16 का 6 हासिल 1। तो 2062 में, तो 2062 में आपको देखने को मिलेगा अगला हेलिका धूमकेतु। कब दिखाई देगा? 2062 में। धूमकेतुकाओं के विषय में अंधविश्वास क्या है? कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु जो होता है वो घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत संदेशवाहक होते हैं। परंतु ये सब मिथक है, ये केवल कल्पना मात्र है, अंधविश्वास है। ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब आते हैं अगले हमारे पिंड हैं, वो है उल्काएं एवं उल्का पिंड। तो रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में जो है क्या देखते हैं? आकाश में एक चमकीली धारा सी आपको देखने को मिलती है। तो इसे क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स सा टूटता हुआ तारा। शूटिंग स्टार सा टूटा तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। तो कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारा दिखाई देती है, टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। यही क्या होते हैं? उल्का होते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उल्का प्रवेश करती है और वाष्प के रूप में बदल जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि उनमें वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं तो वायु से इनका क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण होकर ये तप्त होकर जलने लगती हैं और जल के वाष्पित होकर उड़ जाती हैं। तो उस समय इनका अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारा अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। तो कुछ समय के लिए चमकते हैं, फिर उसके बाद ये थोड़े समय बाद दिखाई नहीं देते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये वाष्पित हो जाते हैं जलकर। ये देखिए टूटता हुआ तारा इस तरह दिखाई देता है रात्रि के आकाश में। इसी को उल्का कहते हैं। ये ठोस होते हैं। जब ये इनका भार अधिक होता है और ये पूरी तरह नहीं जल पाते, तो ये पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। तो कुछ इतने बड़े होते हैं उल्का कि ये पूर्णतः वाष्पित नहीं हो पाते और पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। तो वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसको उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। उल्का वृष्टि। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय पता कर सकते हैं कि कब उल्का वृष्टि या उल्का दिखाई दे सकते हैं। तो आप पत्रिकाओं से पता कर सकते हैं। वैज्ञानिक पत्रिका आते हैं, उनमें भी दिया रहता है, तो वहाँ से आप कृत्रिम उपग्रह क्या है? आपने यह सुना होगा कि बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं।
आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से ही किया जाता है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है उसकी तुलना में जो ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की काफ़ी निकट रहकर परिक्रमा करते हैं। तो भारत में बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण तथा प्रमोशन किया गया है। पहला हमारा है उपग्रह, वह है आर्यभट्ट। सबको याद होना चाहिए कि भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। कुछ अन्य प्राकृतिक सॉरी कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट, क्या है? इनसैट। फिर है हमारा IRS कल्पना 1, IRS कल्पना 1, एडुसैट। तो ये सभी कृत्रिम उपग्रह है, मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इन कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग इनका उपयोग दूर संचार के लिए भी किया जाता है, सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है, सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक किया जाता है। मुझे यह कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना या भेजना होता है। तो ये सैटेलाइट के माध्यम से ही संभव है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है भविष्यवाणी की जाती है, मौसम की भविष्यवाणी, और सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो टेलीविज़न में जो हमें दिखाई देता है, तो ये सभी जो है कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से ही संभव है कि हम टीवी के माध्यम से सूचनाओं को देख पाते हैं और हमारे पास पहुंच पाती है। तो ये था हमारा 17वां चैप्टर। भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में है, क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है, चंद्रमा, ग्रह, सूर्य और तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी जो है विश्व के केंद्र पर स्थित है और चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पादरी तथा खगोलक, जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस था, उन्होंने उल्लेख किया कि सूर्य जो है सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है। तो सबसे पहले कोपरनिकस निकोलस कोपरनिकस ने बताया था, उल्लेख किया था कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है और ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी धारणा थी। कोपरनिकस स्वयं अपने इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक अनुभव कर रहे थे। उनके इस कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष 1553 में हुआ था। सन 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया। तो दूरदर्शक स्वयं डिजाइन करने वाले कौन थे? गैलीलियो। अपने दूरदर्शक द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति की चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं, शनि की वलयों का प्रेक्षण किया। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। इस प्रकार यह देखते हैं कि विचार और धारणाएं विकसित और परिवर्तित होती रहती हैं। तो क्या आपकी अपनी धारणाएं भी परिवर्तित होती हैं? यदि आप साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हैं तो क्या आप खुले मस्तिष्क से नई धारणाओं को अपना लेते हैं? तो साक्ष्य के आधार पर ही हम कल्पनाओं को अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगर महिलाओं की बात करें तो ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, कल्पना चावला। वैसे ये दूसरे भारतीय व्यक्ति थे। पहले कौन थे? यूरी गागरिन थे। उनका जन्म करनाल, हरियाणा में 17 मार्च 1962 में हुआ था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी विज्ञान की स्नातक उपाधि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से प्राप्त की। 1982 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और टेक्सास विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विज्ञान की मास्टर डिग्री और कोलोराडो विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD प्राप्त की। और फिर वर्ष
1988 में इन्होंने नासा में कार्य करना आरंभ किया। कब किया था नासा में कार्य अपना आरंभ? 1988 में। और 1996 में पहली उड़ान के लिए चयनित की गई। वह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी पहली महिला और दूसरी भारतीय व्यक्ति थी। दुर्भाग्यवश फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे में जान गंवाने वाली 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से वह एक थी। तो कोलंबिया में यह हादसा हुआ था, उसमें 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक कल्पना चावला थी। वह विश्व भर में युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।